गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको जैसे कि सेक्रेटरी वर्ड पढ़ाया, ओके। तो द सेक्रेटरी का वर्ड का सिम्टम्स क्या है बताओ। ही मस्ट बी एन पर्सन, ही और शी मस्ट बी एन पर्सन, ही और शी मस्ट बी एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ऑल्सो, इंडिविजुअल। एक ही होना चाहिए। ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलके आप सेक्रेटरी नहीं समझ सकते हो, एक ही, कोई भी टाइप हो। ही और शी मस्ट बी एन एम्प्लॉय, ही और शी मस्ट बी एन वर्क एज बोथ, कौन सा, ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स फॉर हिज एम्प्लॉयर, फॉर हिज या हर एम्प्लॉयर, ओके। एम्प्लॉयर ने कौन, अपने मालक के लिए। और ही और शी मस्ट गेट अ रेम्युनरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, ओके। ये 5 सिम्टम्स जिसके हुए समझाना वो पर्सन क्या है, वो पर्सन सेक्रेटरी है। अब हमने सेक्रेटरी वर्ड देखा जो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर एम्प्लॉयर जो होता है वो एक कॉमन इंडिविजुअल पर्सन होता है, बिजी पर्सन, बिजी मैन, फेमस पर्सन, पब्लिक फिगर या मिनिस्टर, या एकदम जिसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिसके वर्क्स को वैल्यू है, वैल्यूएबल पर्सन के अंडर में जब कोई काम करेगा, ये ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स, तो उसको हम कहेंगे पर्सनल सेक्रेटरी। अब ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स में कौन कौन से वर्क्स होते हैं तो मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये होने के बाद देखो सुनो, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी का कंपनी सेक्रेटरी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको कंपनी की पूरी स्टडी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर आप कंपनी की स्टडी समझ में आए तो कंपनी का सेक्रेटरी क्या काम करेगा उसके अंदर, ऑर्डिनरी और कॉन्फिडेंशियल, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमारा प्राइमरी मेन क्या है, हम पहले एम्प्लॉयर के नेचर को समझेंगे, अपने आप एम्प्लॉय यानी वो सेक्रेटरी जो है क्या काम करेगा ऑर्डिनरी और कॉन्फिडेंशियल उसके अंदर, वो आपको समझ में आ जाएगा। गॉट इट क्लियर। तो सबसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी का अगर बात करूं तो उसके अंदर उसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस यानी पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी इज आल्सो नोन एज पर्सनल असिस्टेंट। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, कहां पे, एंट्रेंस टेस्ट में। यस, सबसे पहले उसका पहला वर्क जो है ऑर्डिनरी एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स, इसको अपन बोलते हैं फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। क्या बोलेंगे इसको हम, फंक्शन यानी क्या, उसके वर्क्स। तो एक पर्सनल सेक्रेटरी क्या काम करता है, फंक्शंस ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी का नाम क्या है, पर्सनल असिस्टेंट। हाँ, फंक्शन यानी क्या होगा, वर्क। उसे काम क्या है, सबसे पहला काम है, अच्छा ये सारे काम जो है ये मिक्स है, ऑर्डिनरी एंड कॉन्फिडेंशियल, ऑर्डिनरी एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, सीक्रेट वर्क्स, जो ऐसे वर्क्स जो बाहर पब्लिकली रिवील हुए तो उनके एम्प्लॉयर के लिए घातक है, इन्हें मालक के लिए जो सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहा है, पर्सनल। ओके क्लियर। मैंने आपको बता दिया उस दिन मिनिस्टर्स के, कुछ पब्लिक फिगर्स के, है ना। अरे आ रहा क्या समझ में। अब आप देखो आधे से ज्यादा मिनिस्टर जो है वो अपनी स्पीच देख के बताते हैं, तो वो स्पीच कौन लिखता है, उनका दिमाग नहीं चलता था, सेक्रेटरी, समझा, उनका पीए। तो पहला काम है करस्पॉन्डेंस। पहला वो कौन सा है, करस्पॉन्डेंस। अब करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। ये करस्पॉन्डेंस वर्ड बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, पूछो क्यों। इस चैप्टर के ऊपर आपको 12th में एसपी में 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर्स, हाँ, इस वर्ड के ऊपर। समझ आया अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, यस, द वर्ड करस्पॉन्डेंस मीन्स लीगल कम्युनिकेशन इन राइटिंग फॉर्म थ्रू लेटर और नोटिसेस, थ्रू लेटर और नोटिसेस। फिर से बोलूं, करस्पॉन्डेंस मीन्स लीगल या फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल या ऑब्लिक के लीगल लिख सकते हो, लीगल या फॉर्मल कम्युनिकेशन इन राइटिंग फॉर्म, इन राइटिंग फॉर्म, देखा आपने, इन राइटिंग फॉर्म, थ्रू, THROUGH, थ्रू लिखा आपने, थ्रू
through sending a letters or notices ओके। अब क्या होता है, सुन लीजिए, ध्यान दो। जब भी कोई एम्प्लॉयर यानी बिजी पर्सन, सेलिब्रिटी या फेमस पर्सन है ना, या पब्लिक फिगर या मिनिस्टर, ये लोग अपना पीए अपॉइंट करते हैं, तो उनके बिहाफ में वो पीए ही उनके अदर पर्सन के साथ यानी जो थर्ड पार्टी है उनके साथ लीगल डॉक्यूमेंटेशन करता है, लीगल कम्युनिकेशन करता है। यानी अगर किसी मिनिस्टर को इसको बुलाना है ऑफिस में, तो उसको राइटिंग में अगर नोटिस देनी है तो उसके पीए देता है उसको राइटिंग में, वो खुद लिखता नहीं है। समझा आपको क्लियर? जिस एग्जांपल फॉर एग्जांपल अभी शाहरुख खान कोई ट्रोल में फंस जाता है तो उसको लीगल नोटिस किसी को देनी है, सामने वाले पार्टी को। जैसे एग्जांपल शाहरुख खान ने डांस में शो में डांस किया और शो में डांस करने के बाद अब उसको फीस नहीं मिली, तो उसको लीगल नोटिस कौन भेजेगा? उसको लीगल नोटिस भेजेगा कौन? उसका पीए। समझा आपको क्लियर? यानी इन शॉर्ट जहां पे भी फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो बातचीत करनी है किसी को भी लीगल फॉर्मल कम्युनिकेशन में, यानी इन शॉर्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करना है तो भी फॉर्मल होगा रिटर्न फॉर्म में, तो वो भी उनका पीए ही उनको नोटिस देगा, पार्टी को बुलाएगा कि आओ सामने वाले सर आपसे बात करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, जो भी है उनको। इन शॉर्ट जहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होना है राइटिंग में, वो सब उनका पीए करता है। कौन करता है? उनका पीए। समझा आप? यानी जो भी आपको किसी को नोटिस देनी हो या नोटिस के साथ या तो लेटर देना हो किसी को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए रिटर्न में, लीगल कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो लीगल कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में होता है। आपको तो पता है ना, कानून अंधा है, वर्बल कोई सुनता नहीं है, तो इसलिए लीगल फॉर्म में जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन किया जाता है सामने वाले पार्टी के साथ, जो भी पार्टी है सामने वाली, उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? तो पर्सनल सेक्रेटरी का पहला काम है कि वो अपने एम्प्लॉयर के लिए सारे करस्पॉन्डेंस करेगा। समझा? जैसे एग्जांपल अभी मैंने अपना पीए रख दिया अगर, तो किसी को टर्मिनेट भी करना है मुझे, तो मुझे उस पीए को बोलना पड़ेगा इसको टर्मिनेट करो, लीगल कम्युनिकेशन। इन शॉर्ट वो क्या हो गया? करस्पॉन्डेंस। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में? यानी किसी को एडमिशन देनी है तो भी वो पीए अगर मेरा रहेगा तो वो पीए देखेगा मेरा खुद ही कि एडमिशन किसको देनी है किसको देनी है। तो ऐसे कोई बिजी पर्सन या फेमस पर्सन या पब्लिक फिगर ऐसे कोई अपना जब पर्सनल असिस्टेंट रखता है तो वो एम्प्लॉयर के बिहाफ में वो ही पर्सनल असिस्टेंट लीगल फॉर्मल कम्युनिकेशन करता है राइटिंग फॉर्म में। कैसे? लेटर और नोटिस के थ्रू। उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। समझ में आया? पहला काम करस्पॉन्डेंस क्या होता है? ओके। नंबर 2 वो है कम्युनिकेशन। अब सर आप बोलोगे कम्युनिकेशन और इसमें फर्क क्या है? देखो, करस्पॉन्डेंस हमेशा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी। तो देखो, आप देखो अगर कोई सपोज कोई शाहरुख खान को मूवी करनी है तो पहले डायरेक्टर जो है डायरेक्ट शाहरुख खान से रीच नहीं करते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं। वो पहले उनके पीए से रीच करते हैं, असिस्ट करते हैं उनको प्रोड्यूसर, और उनका राइटर जो होता है, राइटर या प्रोड्यूसर जो है, हाँ आंसर दिया उसने, नहीं उसने आंसर दिया मुझे। ओके ओके कोई बात नहीं, चलो। तो उसने जैसे ही अभी फॉर एग्जांपल शाहरुख खान को मूवी लेनी है, तो मूवी के पहले जो राइटर स्क्रिप्ट लिखता है वो स्क्रिप्ट पहले उसके पीए पढ़ते हैं। पीए पढ़ने के बाद पूरी बातचीत होती है, प्राइस क्या लोगे, कितना दोगे फीस सर, इतनी डेट्स ही देंगे, नंबर ऑफ डेट्स भी फिक्स होती है उनकी कि मैं 50 डेट्स के ऊपर दूंगा नहीं, यानी 50 तारीख के दूंगा, 50 तारीखों में शूटिंग हो जाना चाहिए, उसके ऊपर मेरे पास डेट्स है नहीं। तो पूरा उनका जो शेड्यूल है वो पहले पूरा बातचीत कर लेता है कौन? उसका पीए। फिर अग्रीमेंट साइन करने के लिए, फाइनल अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन करने के लिए आता है हमारा सेलिब्रिटी, और फिर वो साइन करके पिक्चर को कर देता है। इवन फीस भी उसको पूछने की जरूरत नहीं होती, उसके पीए को पता होता है कितनी फीस किसमें चार्ज करनी है। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से ये भी एक कम्युनिकेशन जो है ये कौन करता है? पीए करता है। किसके बिहाफ में? उनके एम्प्लॉयर के बिहाफ में, यानी उसके मालक के बिहाफ में, जो पर्सनल सेक्रेटरी इसका है। समझा आपको क्लियर? हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? हाँ वो कर सकते हैं हम लोग। तो वो 2 टाइटल रोल प्ले करेगा, एक तो इंस्टीट्यूशन के सारे करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा उसको वर्क्स, और प्लस उसको उसके मालक के भी पर्सनल करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा। समझा आपको क्लियर? एग्जाम्पल अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी अब मैं अगर पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी सेम रखूंगा तो वननेस के सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन को करने पड़ेंगे। और दूसरा जैसे भी आप देखो कभी कभी आपको वननेस के ये लेटर के अंदर, टर्मिनेशन लेटर के अंदर मेरी साइन लगती है ना डायरेक्टर की,
मेरी साइन एक्चुअली नहीं होती है। लीगली करस्पॉन्डेंस काम करने का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करस्पॉन्डेंस का जो पावर है वो सब सेक्रेटरी के पास है। किसके पास है? लेकिन वननेस के पास कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। वननेस कॉमर्स क्लास के अंदर पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी नहीं है। हेलो, अभी तक अपॉइंट नहीं की गई है, यानी वो एलिजिबल कैलिब्रिटी नहीं दिखी गई है किसको देना है वो बाहर, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेक्रेटरी का टाइटल। तो इसलिए उसके बाद डायरेक्टर चाहे तो अपनी साइन से कोई भी ले सकता है। अब आप अगर देखोगे तो वहां पे आप जब भी आप पढ़ते हो तो हमारा वहां पे पावर लिखा हुआ है, डायरेक्ट आर्टिकल नंबर 364 ऐसे लिखा होता है ऊपर। आप देखो टर्मिनेशन लेटर जिसको मिला हुआ होगा किसी को टेम्पररी, तो दिखाओ यहाँ पे, अभी दिया ना किसी को, तुम्हें देखते हैं यहाँ पे क्या। हाँ बता रहा ना। अब कोई अगर कोई वननेस कॉमर्स क्लास के सारे करस्पॉन्डेंस देखो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 66 ऊपर, मैं आपको भेज रहा हूं सबको, और लिखा हुआ है डायरेक्टर राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स, यानी एक्चुअली टर्मिनेशन करने का राइट मेरे पास नहीं होता है, वो राइट होता है वननेस के सेक्रेटरी के पास। यार ना हमेशा समझाना तो क्लियर, लेकिन सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं है अभी तक यहाँ पे, तो इसलिए उसके बाद पावर मुझे आता है डायरेक्टर को कि आप कोई भी पर्सन बच्चे को टर्मिनेट यहां से कर सकते हो। तो ये राइट्स, ये आर्टिकल है हमारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नंबर दिए ना, यानी पावर, किसको कौन सा पावर है, नंबर दिए रहते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं हम उसको? यानी इंटरनल मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे जाते हैं ना डॉक्यूमेंट को, उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं हम उसको? कंपनी की स्टडी तो वहां पे आएगा वो। वैसे ही वननेस के अंदर कौन से किसको पावर है, जैसे कैप्टन को पावर देने के लिए पहले मुझे आर्टिकल में डालना पड़ता है वो। अरे आ रहा क्या तुम समझ में? यानी कैप्टन की साइन पे अगर उस टर्मिनेशन दिया जा रहा है किसी को, तो वो आर्टिकल में डालना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको एग्जीक्यूशन पावर मिलता है। यानी इन शॉर्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना, वो आर्टिकल तय करता है। आर्टिकल, उसका पूरा नाम है डॉक्यूमेंट का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम? ये इंटरनल मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट है वननेस की, और सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने बना सकते खुद के, और वो अप्रूव कर सकते रजिस्ट्रार से। हाँ बोलिए। हाँ वो गवर्नमेंट सेक्रेटरी है। कौन सा? हाँ होम सेक्रेटरी, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से, वो बताऊंगा ना आगे आएगा तो। ओके, वो इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी में आएगा। होम सेक्रेटरी बोलते उसको। होम सेक्रेटरी एक डिपार्टमेंट है, पीएम होम मिनिस्टर के अंडर में आता है पूरा वो। आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, पूरा डिटेल में बताएंगे, अभी तक तो मैं आया ही नहीं उधर पे। ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू। हाँ, आर्टिकल में एक बार आपने रूल्स पावर डाल दिए किसी के, तो वो एग्जीक्यूशन आपके एब्सेंस में भी होगा। इफ आई एम नाउ आई एम अ डायरेक्टर, मैंने कल यहां से रिजाइन कर दिया, या कोई मेरी जगह पे और कोई सब्स्टिट्यूशन आ गया वननेस के डायरेक्टरशिप लेने के लिए, तो वो आर्टिकल देखेगा उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट करेगा। आर्टिकल जनरली फॉर्मेशन के वक्त बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। समझा आपको क्लियर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट नाम है ये। उसके अंदर नंबर ऑफ जो रूल्स है ना, उसको आर्टिकल नंबर बोलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 66, डायरेक्टर्स, राइट्स ऑफ डायरेक्टर। तो ये राइट्स ऑफ डायरेक्टर मुझे राइट्स देते हैं किस रिगार्डिंग, कि मैं किसी बच्चे को टर्मिनेट करूं। ये राइट्स अगर मेरे पास नहीं हो, हमने लिखा नहीं होगा, तो मेरे पास राइट्स नहीं है। यानी इन शॉर्ट एक फॉर्मल वर्क कैसे करना ऑर्गेनाइजेशन ने, वो लॉन्ग लास्टिंग, उस हिसाब से हम रूल्स एंड रेगुलेशन पहले लिखते थे। जैसे टेस्ट में नहीं आना, फाइन है 50 रुपए यहाँ पे, ये भी एक आर्टिकल है हमारा। क्या ये? बॉडी क्लियर समझा? और लेना ही है मैंडेटरी, यहाँ पे हम लेते ही है कंपलसरी। आप समझे क्या यहाँ पे क्लियर? और ये सब रिकॉर्ड होता है ऑफिशियली हमारे पास पूरा। हाँ, तो तूने क्या पूछा क्वेश्चन? तूने ये पूछा कि कोई पर्सनल सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हाँ, हाँ नहीं, मेरे प्रथम का नाम यही नहीं है। मैंने प्रथम नाम आ लिया, मैंने पर्सनल बोला। देखो एडमिनिस्ट्रेटर
वो एडमिनिस्ट्रेटर है। कौन है अभी तक? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर की पदवी सेक्रेटरी से छोटी होती है। सेक्रेटरी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, यह आपको पता नहीं है अभी तक। ये नाम तुमको सुनने में लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये सेक्रेटरी। यानी जो मेरे इंटर्न्स है वो सेक्रेटरी नहीं है अभी तक वननेस के। आप समझे क्या मेरी बात? हाँ, सेक्रेटरी एक अलग टाइटल रोल प्ले करता है। मेरी वाइफ फॉर्मली थी सेक्रेटरी, उसको निकाल दिया गया फिर। अरे थी ना, जब थी तो थी, बताया ना मैंने, उसको सेक्रेटरी बनाया गया था वननेस का, ओसीसी का। हाँ, यस, बट कैलिब्रिटी हर किसी की नहीं होती ना, इतना बड़ा संभालने के लिए बड़ा। चलो अभी आप खड़े रहो, अब तो बनता है भाई तेरा खड़े ना। सेक्रेटरी निकालने के लिए एलिजिबिलिटी निकाल, राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स आर्टिकल में डाल दिया, मेरे को पावर दे दिया और मैंने टर्मिनेट कर दिया ऑफिशियली। समझा आपको? क्लियर? और वो मंथली सैलरी भी लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर पिक्चर? अभी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस है वो, सेक्रेटरी ऑफिस नहीं है। सेक्रेटरी ऑफिस आपको पता है कौन सा बनेगा? वो थर्ड वाला रूम जो है ना, पर्सनल जो नीचे है वो बनेगा, अगर बनेगा तो। अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई है वननेस की सेक्रेटरी के, लेकिन वो मेरे कोई पर्सनल अफेयर नहीं संभालेंगे। वननेस सेक्रेटरी ऑफ वननेस कॉमर्स क्लासेस इज नॉट अ पर्सनल सेक्रेटरी, इट्स द इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, तो वो मेरे पर्सनल अफेयर नहीं संभालेंगे। समझा आपको? क्लियर? हाँ, एग्जाम्पल अभी मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर केस किया है। अरे किया है तो किया है, व्हाट अ बिग डील। हाँ, तो अब बताओ वो मैटर्स, वो मैटर वननेस का सेक्रेटरी संभालेगा क्या? नहीं, वो मैटर अगर संभालेगा तो मेरा पीए संभालेगा, अगर मैं पीए अपॉइंट करूंगा तो। निकालिए, क्लास के बाहर जाइए, जाओ बेटा, बेटा जाओ, और मुझे नहीं बोलना, खुद ही निकाल देना। हाँ, तो गॉट इट? क्लियर? समझा आपको? देखो, किसी बच्चों को पढ़ना नहीं है, क्या होता है तुम्हारे पास ना सब कुछ रेडीमेड है ना, इसलिए यू डोंट हैव एनी। हाँ, मैं सुना उसने क्या बोला, मेरे को भी निकाल, जाओ बेटा। देखो बेटा, हमने तुमको बोला भाई अगर नहीं जम रहा तो कहीं और जाके पढ़ो, लेकिन वो जा रहे नहीं, क्या करेंगे? बेटा ठीक है ना, मैंने सुना ना, सॉरी मेरे कान बज रहे। आर्ग्यूमेंट्स करना, हम पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है घर बैठो, मेरा कुछ जा रहा तो ही नहीं है। बाद में 12th में खुद ही रोंगे। 12th में आपको रहता पेपर पूरा आपके क्वेश्चन में आएगा। केस स्टडी आती है, केस स्टडी क्या आती है? क्या होता है पता है? केस स्टडी क्वेश्चन, आपको एक पिक्चर आएंगी, उससे 3 क्वेश्चन आएंगे, उसको आंसर में दो। अब वो अगर बेसिक नॉलेज अच्छा रहेगा, लीगल टर्म्स आपके लीगली पूरे लॉफुली, तभी आप लिख पाओगे उसको। आपको लगता क्वेश्चन से रहेंगे 10 जैसा, बेटा एसपी है, ये लॉ का सब्जेक्ट है, लॉ में केस स्टडी आती है। दिखाऊं कैसे? अभी आपको समझना कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। जो सीरियसली नहीं है भाई, सर की नोट्स रट्टा मार के जाएंगे, तो मेरी नोट्स क्या, कोई बुक भी रट्टा मारोगे, या इन्वेस्टिगेटर पेपर में तुमको कोई बुक भी देगा ना हाथ में, बुक दीजिए अगर हाथ में, सुन लो, तो भी तुमको लिखते नहीं आएगा, क्योंकि पूरा आउट ऑफ सिलेबस है। बोर्ड में, बोर्ड की बात कर रहा ना, फिर क्या मैं अपने शौक के लिए जरा देखो, नहीं नहीं, देख लो, आएगा आएगा। हम लोग कभी कुछ ऐसे आपको ऐसे वो नहीं करते, ये पीडीएफ फाइल नहीं है, सॉरी, ठीक है, बट आई हैव, डोंट वरी अबाउट इट, मेरे पास है। नहीं, केस स्टडी में क्या होता है, छोटी सी आपको पिक्चर दी रहेंगी, मतलब आपके बेसिक नॉलेज पे, यानी जो आपने नॉलेज पढ़ाना उस पर आपको पिक्चर दी रहेंगी, उसको आपको करना है, मतलब उसको आंसर देना है लॉफुली, उसके अपने मन से नहीं, जो लीगल प्रोविजन है वो।
12th का पेपर अभी पोर्शन नए पोर्शन में आपको ऐसा दिया गया है इनोवेटिव पार्ट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके लिए आपका भ्रम टूट जाएगा। जो आप मस्ती में हो ना, मस्ती में, एक मिनट ध्यान दो। ये 12th का ही पार्ट खोला मैंने, देखो लिखा रहेगा आपको, मिस्टर आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंटरप्राइज, he has certain queries regarding the financing of his business, advise him regarding the following। ये आपको एक पिक्चर आ गई, इसके 3 क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे। what the first and foremost step in that he should take। अब उसका आंसर मैंने आपको लिख के दिया है ये वाला, लेकिन ये पिक्चर तो ना आएंगी, ये सिर्फ रेफरेंस क्वेश्चन है। क्या ये ऐसे को कुछ भी पिक्चर बना सकता है आपको। मैंने लिख के दिया है मिस्टर आर प्लानिंग न्यू स्टार्टेड, वो लिख के देंगे पेपर वाला, मिस्टर आर हैज ऑलरेडी अ वेल बिजनेस एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, he want to further investment in business, so what he should take the steps वगैरह लिख के देंगे आपको। पर्सन टू पर्सन नहीं, प्रोविजंस लीगल तो एक ही होंगी ना। अरे भाई जो लॉ की प्रोविजन है वो तो सबके लिए इक्वल ही है ना, वो हिसाब से तुमको आंसर लिखना है, मन से नहीं कुछ भी। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ रेफरेंस पे होता है, ये इसमें से नहीं आते क्वेश्चन आपको। देखो मैंने क्या बोला, अभी आप फिलहाल 12th में पढ़े नहीं हो कुछ भी, तो फिलहाल मैं उस चीज के लिए आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप पहले पूरा नॉलेज ले लो, उसके बाद मैं आपसे इस रिगार्डिंग बात करूंगा। हाँ बोलिए। अपना अपना खुद का बनाता है, ये हमने डाला हुआ है पावर नंबर। अरे 66 नंबर पावर डायरेक्ट आर्टिकल नंबर तय करता है कि राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें लिखे गए राइट्स कौन कौन से दिए गए डायरेक्टर को, यानी जो वो ऑफिस का भार संभालेगा कल टेम्पररी, अगर मैं रिलीफ में हूँ यानी मैं टेम्पररी छुट्टी पे हूँ, तो जो डायरेक्टर नया आएगा वो पहले आर्टिकल पढ़ेगा पूरी कि मेरे पास पावर क्या है, उस हिसाब से वो अपना वर्क करेगा। समझा? राइट ऑफ अमेंडमेंट भी पावर है डायरेक्टर के पास। आर्टिकल नंबर 66 तय करता है राइट ऑफ अमेंडमेंट, यानी क्या, वननेस का आर्टिकल 66 नंबर ये तय करता है कि डायरेक्टर चाहे तो और भी रूल्स में बदलाव कभी भी कर सकता है, और कोई नहीं करता है। अब तुमको फैकल्टी तो बहुत सारी आती है, इंग्लिश वाली मैम आती है, रोशन सर आते हैं, सीए मैडम है, सीए सर है बहुत सारे, तो वो लोगों के पास पावर नहीं है उतने। तो इस तरीके से कौन सा पर्सन क्या काम करना है उसके पावर दिए जाते पहले, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी यू कैन नॉट एक्सरसाइज। ओके क्लियर? समझा? इफ द ऑथोरिटी इज एक्सरसाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड अराइज। पावर का यूज कर रहे हो तो रिस्पॉन्स भी चाहिए। मैं कैप्टन को डांटता क्यों? क्योंकि पावर दिया है तो मेरे को एग्जीक्यूशन भी चाहिए उतना ही फास्ट। हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट, कुछ स्टेज में वो होगा, यानी दोनों का मिक्स है, ये कॉम्बिनेशन है। इसको मैं एक ही क्राइटेरिया में नहीं बिठाऊंगा, डिपेंड करता है वो कम्युनिकेट किससे कर रहा है सामने वाला पर्सन। समझा आपको? क्लियर? सेक्रेटरी किससे कम्युनिकेट कर रहा है वो, इस तरीके से। नंबर 3, अब आप देखो मीडिया को बुलाना था, मीडिया को, हेलो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है किसी की अगर, तो वो भी ये लोग नहीं करते, फेमस लोग, उनके पीए सबको बुलाते हैं कि बुला लो, और उसको लीगल कम्युनिकेशन नोटिस देनी पड़ती है कि ये तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी। समझा आपको? क्लियर? तो पीए ये भी काम करता है कम्युनिकेशन करना। 3rd नंबर लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपको, 12th का जो पार्ट है आपका वो पूरा रट्टा मार के नहीं होने वाला है। 12th में अगर तुम रट्टा मारने के पीछे पड़े हो तो तुम एक भी क्वेश्चन लिख पाओगे, पूरा इनोवेटिव पार्ट है। इसलिए मैं आप पे कंसेप्ट पे फोकस करता हूं पहले। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अब मैंने आपको अभी बताया किसी की स्पीच वगैरह जो होता है ना, वो स्पीच वगैरह जो है ये फेमस लोगों की, या कौन सी स्क्रिप्ट है, या जिस पर अभी कोई ऋतिक रोशन कोई अवार्ड में डांस करता है तो डांस में कौन से पीछे रुकेंगे इंटर्न्स, ये सब उसको पीए उनका पहले ही सेट करता है। कितने बजे आना है उनको, ये सब उनको पीए पहले होता था कि आपकी डांस 5 बजे शुरू होगी, 4 बजे आ जाना,
आपका ड्रेसिंग वगैरह शुरू हो जाएगा उसमें। तो इस तरीके से पूरा डॉक्यूमेंटेशन, कौन सी स्पीच कहाँ देनी है पब्लिकली, कौन सी स्टेटमेंट कहाँ देनी है पब्लिकली, ये भी सब उनका पीए तय करता है। अब प्राइम मिनिस्टर आते हैं हर संडे को मन की बात करने, तो मन की उनकी बात तो नहीं होती है, वो है ना, वो पीए की मन की बात होती है। समझा आपको क्लियर? हालांकि पीए नहीं है उनका, हेलो, उनका पीएमओ है। यानी क्या हुआ है सुन लीजिए, पीएम को संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया है गवर्नमेंट ने। जैसे कि एक रेलवे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यानी मैंने आपको बताया ना, पीएम को संभालने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को संभालने के लिए पीएमओ बनता है। पीएमओ यानी क्या होता है, जो पूरा यानी उसको फंड्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं मालूम है पीएमओ को, डिपार्टमेंट को? यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो अलग अलग डिपार्टमेंट को फंड देती है ना साल के एंड में, पब्लिक बजट में, कब फेब मंथ में बजट आता है बजट, उस टाइम पे पीएमओ को भी फंड जाता है। कितना दिखाऊं? देखो, यानी एक पीएम को संभालने के लिए कितना पैसा खर्च होता है देश का, देखो उधर सब एक पीएम, वो पीएमओ का काम क्या है, सिर्फ पीएम को संभालो सुबह से लेकर रात तक, नहीं 24 घंटे पीएम क्या करेंगे, उनकी सिक्योरिटी, उनकी स्पीच, उनके भाषण, कहां जाना है, सब संभालने का काम तुम्हारा है। हाँ हाँ बोलिए, एक मिनट, क्या लिखेंगे? फाइनेंस बजट ऑफ पीएमओ 2023 इंडिया। पीएमओ डिपार्टमेंट खुद का आया क्या? देखो पीएमओ का ना कॉन्फिडेंशियल होता है पूरा, फिर भी पूछता हूं गूगल से। फंड्स अलॉटेड पीएमओ इन इंडिया, फुल फॉर्म ऑफ पीएमओ इन इंडिया। Consist of the immediate staff of the Prime Minister of India, as well as multiple levels of support staff reporting to the Prime Minister. समझा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पीएमओ बोलते हैं, और इनके पास फंड्स अलॉट होते हैं बहुत सारे। और देखो प्राइम मिनिस्टर, अभी ये देखो, ये पीएमओ है, ऑफिस है। ठीक है चलो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम, हाँ प्रेसिडेंट हाउस नहीं है, पीएम दिल्ली में सब बड़े बड़े बिल्डिंग इनकी है। हाँ, क्योंकि दिल्ली हेडक्वार्टर है ना इंडिया का, पूरा सेंट्रल कैपिटल है ना। हाँ सुनिए, बजट अलॉटेड पीएमओ इन इंडिया 2023। अरे 62 करोड़ कुछ नहीं ना, an amount of rupees 62.65 crore has been allotted for the PMO. The provision for the meeting and the administrative expenses of PMO. ये सिर्फ मीटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उसके। हाँ, एंड अमाउंट ऑफ 6.8 टोटल, उसको फंड्स नहीं दिया है, इधर आया होगा नीचे फाइनेंस मिनिस्टर के पास। आम जनता का टैक्स जो आता है, टैक्स जो है ना, टैक्स का पैसा वो वाटअप करते सब में, कुछ फंड दे। हाँ, फिर हर चीज पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है ना भाई, जीएसटी। बेटा वेजिटेबल पे छोड़ के बाकी हर चीज पे टैक्स है ना। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो बेटा, इनके पास 500 करोड़ 600 करोड़ आता है ईयरली बजट पूरा। बैठो नीचे सब लोग। नंबर 4, रूटीन वर्क्स।
रूटीन वर्क्स को आप चाहो तो ऑर्डिनरी वर्क्स भी लिख सकते हो। और छठवां जो है, पांचवा जो आएगा वो आएगा कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। अदर कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। अब सुनो, देखो इसने क्या लिखा हुआ है बच्चे ने। रूटीन वर्क्स में क्या आएगा? अ पर्सनल सेक्रेटरी परफॉर्म ऑल रूटीन वर्क्स फॉर हिज एम्प्लॉयर सच एज करस्पॉन्डेंस, शेड्यूलिंग मीटिंग्स, मैनेजिंग डेट्स, मैनेजिंग फोन कॉल भी आप देखोगे तो पहले उनके पीए उठाते हैं, डायरेक्ट उनसे बात होती क्या आपकी? नहीं। वो आपने बिल्लू बार्बर देखा है, बिल्लू बार्बर मूवी? देखिए उसमें वो बिल्लू जो है था, बिल्लू बार्बर, वो शाहरुख खान का फ्रेंड होता है। वो फोन करता है तो उसका पीए उठाता है, बोलता रॉन्ग नंबर, चलो, है ना। लेकिन ये अगर शाहरुख खान उठाता तो उसको पता चलता हाँ मेरा दोस्त सही है। समझा आपको? क्लियर। उसके बाद है फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, सुपरवाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एक्सेट्रा। समझा आपको? ये रूटीन वर्क्स में आएगा। अब कॉन्फिडेंशियल वर्क्स में क्या क्या आएगा? कॉन्फिडेंशियल वर्क्स में आएगा, फॉर एग्जाम्पल दिया है उसने, the personal secretary appointed to perform all confidential affairs to the employer. The affairs which are kept secret from public is known as confidential work. It may lead loss for the employer if the confidential works revealed out in public. The confidential affairs consist all legal affairs, contract etc. अरे सिंपल, वही कॉन्ट्रैक्ट किससे करना है? हाँ, सीक्रेट। जैसे एग्जाम्पल अभी ये मंत्री लोग आते हैं तो बोलते हैं पार्टी फंड दो। अब पार्टी फंड के नाम से वो इतना लूटते हैं, पूछो ही नहीं। आप देखो जो कोई आपको मंत्री से काम करवाना है, जैसे एग्जाम्पल आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स में आपका अतिक्रमण है, या फिर वो अतिक्रमण वाले आए बोलते तोड़ देंगे, ये कर देंगे। हाँ, मिनिस्टर को फोन करते हैं, मिनिस्टर भाई फोन घुमा इधर, अतिक्रमण के नाम से जा रहा है हमको। तो हम मिनिस्टर बोलते हैं तुम्हारा काम मैं क्यों करूँ, क्या दोगे मुझे, है ना। तो पार्टी फंड के नाम से इतना जमा कर दे, तो वो जो पैसा आया वो पैसा कॉन्फिडेंशियल अफेयर हुआ कि नहीं हुआ? तो कितने भी लीगल उनके मैटर्स होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग आपस में, ये वो सब कॉन्फिडेंशियल अफेयर होता है, ये रिवील नहीं होने चाहिए। जब अभी जब बादशाह आया था अकोला में, आया था ना बादशाह, सब लोग गए भी होंगे। तो बादशाह जब आया था अकोला में, तो वो जो बुलाया जिसने, उसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा रिटर्न में। वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो कॉन्फिडेंशियल अफेयर हुआ। पूछो क्यों? अरे पब्लिक को मालूम पड़ गया बादशाह आया 1 लाख में और लिया हमसे करोड़ रुपए, तो कौन देगा उनको प्रॉफिट? समझा आपको? तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं वो रिवील नहीं होते तो अच्छा होता है। तो जो भी ये फेमस पर्सनैलिटी लोग होते हैं जो आते हैं आपके फंक्शनों में या ओपनिंग में, किसी की, देखो आप मेट्रो स्टेशन जाओगे तो बड़े बड़े शोरूम के उद्घाटन में ये लोग आते हैं, मिनिस्टर, मंत्री या सेलिब्रिटी। तो ये आने के पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं आते हैं। इवन कोई सोशल वर्क होता है उसका भी पैसे लेते हैं। आपने वो मूवी देखी, हीरोइन मूवी? हीरोइन थोड़ी वल्गर मूवी है, करीना कपूर की है। हाँ, उसमें वो पीए बात करता है, ए, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मूवी से उसमें पीए वगैरह दिखते हैं ना बहुत सारे तुमको वहां पे। समझा आपको? क्लियर अच्छे से? तो ये सारे कॉन्फिडेंशियल वर्क इसमें आएंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल बन रहे हैं उनके साथ अग्रीमेंट्स, क्योंकि सामने में पार्टी तो वो कौन देखते करता है? पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पड़ता है उनका, पीए कौन पड़ता है उनका। समझा? क्लियर? अरे आया क्या समझ में आपको? तो ये था पहला टाइप जो मैंने खत्म किया, जिसका नाम था, बोलो क्या? पर्सनल सेक्रेटरी और उसके वर्क्स। समझा आपको? क्लियर? अच्छा, अब नहीं, ये बातचीत अब वर्बल चल रही है, इन्हें पहले बात करने के लिए कौन इनिशिएट करेगा? तो पहले उनका पीए करेगा। एग्जाम्पल अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी कटरीना कैफ को देखो अपने ऐड डालना है, तो कटरीना कैफ बिजी है भाई, वो नहीं आएंगी तेरे साथ बात करने। रिटर्न में हुआ क्या? कॉन्फिडेंशियल वर्क यानी राइटिंग वर्क, जो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन रहे राइटिंग में, वो कॉन्फिडेंशियल आएंगे। जो वर्बल है वो इसमें आएंगे, कम्युनिकेशन में। नोटिस वगैरह भेजना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इसमें। इसमें लीगल नोटिस भेजना या लीगल लेटर भेजना सामने वाले को। एक बात हमेशा, जब भी कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको करना चाहेगा ना, तो आपको लीगल रिटर्न में देना पड़ेगा।
वो रिटर्न फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, सिंपल भाषा होता है, समझा? जैसे एग्जाम्पल अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज मिनिस्टर पीएम को किसको बुलाना है मीटिंग के, किसको, जैसे एग्जाम्पल अभी आपको पीएम ऑफिस में किससे बात करनी है, आपको पीएम से बात करनी है आपको, तो आपको पहले राइटिंग में उनको भेजना पड़ेगा पीएम को, और फिर कई सालों बाद उसका रिप्लाई आता कि हाँ अभी आपको 2 मिनट देंगे पीएम, क्योंकि वो रिकाम तो है ना। अब 120 करोड़ आबादी कभी भी खड़ी होंगी, बोलेंगे चलो हम पीएम साहब से मिलना है इनको, तो बोलेंगे हाँ आ जाओ, मैं यही काम करता, बाकी काम छोड़ता मैं, सही कि नहीं? इसलिए उनका टाइम वैल्यूएबल होता है, उनका टाइम वैल्यूएबल होता है, उनके टाइम की कीमत है, उनको काम करना है ना हमारे लिए, तो इसलिए उनसे मिलने के लिए आपको फॉर्मल में राइटिंग में लेटर भेजना पड़ता है, फिर जाके आपको 2 मिनट 1 मिनट आपको मिलता है। आपने वो मूवी देखी है क्या? ये उसकी है, ये कौन सी मूवी थी, ऐश्वर्या राय बच्चन है उसमें, वो उसका भाई पाकिस्तान में टेररिस्ट, मतलब टेररिस्ट पाकिस्तान के जेल में, सरबजीत एक मूवी है, आप ऐसे पैट्रियोटिक मूवी देखा करो ना, अच्छी होती है। क्यों, कौन सी मूवी है मालूम आपको? ये सरबजीत, ध्यान दो इधर। सरबजीत में क्या हुआ था, ये बहुत ये रियल स्टोरी है सरबजीत की, ये बंटवारे के पहले की बात है। जब बंटवारा हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का, तो उस टाइम पे बॉर्डर्स नहीं थे, यानी बंटवारा हो गया था, अभी तक बॉर्डर फेंसिंग नहीं खींची गई थी, बस लिखा गया था एक छोटा सा वहां पे कि यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से इंडिया है, यानी कोई भी। तो एक दिन क्या हुआ, सरबजीत रात को पंजाबी लोग है तो ड्रंक तो करते ही है, तो ड्रंक करते करते वो लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले गए, क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के नियर बाय रहते थे वो। तो वहां पर जाने के बाद वो सुबह जब उठा तो उसको पाकिस्तान के फौजियों ने या उनके पुलिस ने उठा के लेके गए। सुबह जब नींद खुली तो मालूम पड़ा जेल में हूँ। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ से आ गया? मैं तो इंडियन हूँ। अब वीजा के बिना अगर वो अपने बॉर्डर में आएगा तो वो तो टेररिस्ट कहलाएगा ना, तो पाकिस्तान के लिए वो टेररिस्ट बन गया। क्या बन गया वो? लेकिन वो ही वॉज ए इनोसेंट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके घर वालों को मालूम पड़ा ऐश्वर्या राय वो सरबजीत की जो है ना उसकी बहन होती है, वो बहन का रोल प्ले करती है वहां पे। वो बहुत पापड़ बेलती है, बहुत पॉलिटिकल अफेयर से बात करना कि मेरे भाई निर्दोष है, उसको छुड़वाओ पाकिस्तान से। तो ये बोलता है ये इंटरनेशनल मैटर है, ये हमारे उसमें बताओ, ये कर। फिर वो कई सारे महीनों की मेहनत से वो लेटर भेजती है पीएम को, भेजती है। आखिर वो एक दिन मीडिया में आती है कि मैं पीएम को लेटर भेज रही हूँ, हमारे पीएम को मिलने के लिए, हमारे देश के पीएम को मिलने के लिए हमको 1 मिनट नहीं है। फिर पीएम से आता है कॉल कि सर ने आपको इतने बजे बुलाया है। पूरे 2 मिनट, सब 2 मिनट उनकी बात सुनते और बोलते ठीक है हम देखेंगे, बस हम देखेंगे इस मैटर में क्या हो सकता है हमारा। और लास्ट तक के वो वापस नहीं आता है, वो वहीं पे मर जाता है, उसको टॉर्चर कर करके वो मार देते हैं उसको। तो यानी तो फिर हुआ यहाँ पे इस तरीके से। तो यानी देखो पीएम वो टाइम पे पीएम गलत नहीं थे, क्योंकि पीएम को बस बहुत सारे काम होते हैं, वो पूरे देश को संभालना है उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट में ना वो, तो इसलिए वो 2 मिनट से ऊपर दे पाते नहीं। अब इतने लेटर भेजने के बाद जब तो लेटर जो क्या था ना वो करस्पॉन्डेंस का काम होता है। क्या था वो? कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन लेटर और नोटिस होती है, उसको आज के बाद क्या बोलोगे? करस्पॉन्डेंस। आप देखो, आपको अगर याद करो, आपको लेक्चर दे रहे थे लेक्चर, तो मैंने आपको उस दिन क्या बोला कि पहले एप्लीकेशन दो। वो एप्लीकेशन क्या काम करेगा? करस्पॉन्डेंस का, समझा? क्योंकि मेरे पास भी जो राइट्स है देने के वो भी एक लिमिटेड है, उसका रेफरेंस क्या है मेरे पास। कल को यहाँ पे सभी फैकल्टीज की मीटिंग हुई, मेंबर्स की सभी की, किसको मालूम पड़ा कि हमने किसी को सेशन दिए हुए, तो वो मुझसे पूछेंगे सर व्हाट यू हैव रेफरेंस, तो मैं कहूँगा देखिए लेटर आया हुआ है इसलिए दिया था हमने उनको। आप समझा हमको? यानी हमको सारे एविडेंस रखने पड़ते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल वर्क जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी, वो करस्पॉन्डेंस के थ्रू ही होते हैं। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, राइटिंग पहले मेरे को लेटर दो, उसके बाद ही मैं आपको सेशंस दूंगा। समझ गए होपफुली? तो आज के बाद आप कोई भी स्कूल कॉलेजेस में या ट्यूशन क्लास में कहीं पे भी
आप राइटिंग में अगर कोई लेटर मांग रहा है या आपको लेटर आ रहा है तो वो इन शॉर्ट उसको एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, वर्ड करस्पॉन्डेंस, समझा? और फॉर्मल कम्युनिकेशन राइटिंग में होती है। हाँ बोलो क्या इशू है अभी? तो ये 5 वर्क है पर्सनल सेक्रेटरी के, समझा आपको? इसमें सब आ गए सब। हाँ ओके, अब कल जाएंगे हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी का पहला टाइप पढ़ने। कौन सा है बोलो? यस, सेक्रेटरी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ बोलते इसको। ओके क्लियर, कल पढ़ेंगे। अच्छा एक और बात सुन लीजिए चलो, हेलो रुको, बसा खाली बसा। हाँ अब इन सब में आपने अगर नोटिस किया हो तो 2 बातें कॉमन है, ऑर्डिनरी वर्क और कॉन्फ्लिक्ट वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंप्लॉयर चेंज होंगे। तो कल अगर मुझे आपको पढ़ाना है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पहले ये पढ़ाऊंगा। पूछो क्यों? एम्प्लॉयर को समझो, एम्प्लॉय को अपने आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन होंगे? सारे ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझ आएंगे तो उसके ऑर्डिनरी और कॉन्फ्लिक्ट वर्क अपने आप समझ में आ जाएगा। समझा आपको क्लियर? तो कल आपको मैं सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ नहीं पढ़ाऊंगा, पहले व्हाट इज एनपीओ, व्हाट इज एनपीओ का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा एक और बात सुन लीजिए ए बच्चा लोग, एनपीओ के ऊपर आपको 12th में 12 मार्क का फाइनल अकाउंट है। अब आप बताओ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करनी है तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा कि नहीं? आ रहा को समझ में आपको? चलिए तो कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनपीओ, बोलो फुल फॉर्म क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पढ़ेंगे सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ और उसके वर्क्स एंड ड्यूटीज। चलिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अच्छा एक मिनट, अरे यार शिट।